हज़रात, मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहता हूँ। हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूनियन के जो साबिक़ ज़िम्मेदारान थे, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट, उन लोगों ने आज एक यहाँ मीटिंग रखी थी। मुल्क के मौजूदा हालात पर इस पर बहुत पूरे दिन गुफ्तगू हुई है और बिलखुसूस मुसलमानों के मौजूदा हालात जो हैं ये बड़े ख़तरनाक हद तक पहुंच गए हैं, क्योंकि ये मुल्क अब सियासत में जिस तरह की सियासत हो रही है, यहाँ न मुद्दे की बात होती है, न नौकरी की बात होती है, न घरानी की बात होती है। यहाँ हिंदू मुसलमान की बात होती है और हिंदू मुसलमान की बात पर हुकूमतें बनती हैं और इलेक्शन जीते जाते हैं। ये एक तशवीशनाक पहलू है जिसको आज मुस्लिम दानिशवरों के बीच में, बिलखुसूस अलीगढ़ के ज़िम्मेदारों के बीच में आज इस पर गुफ्तगू हुई कि ये मुल्क जो है वो मज़हब के नाम पर इलेक्शन लड़ रहा है। तो ऐसे हालात में मुसलमान, जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, उसका क्या रोल होना चाहिए, इस पे कुछ डिलिबरेशंस हुए हैं, कुछ चीज़ें तय की गई हैं और ये फ़ैसला किया गया है कि अगर फासिस्ट फोर्सेस को हराना है तो जो लोग अपने को सेकुलर कहते हैं उनको मुत्तहिद होना पड़ेगा, क्योंकि जो मौजूदा रिजीम है वो हर फ्रंट पे फेल है। उसने इस मुल्क की इकानमी का बेड़ा गर्क कर दिया है, नौजवानों को बेरोज़गार कर दिया है, लेकिन एक तबका ऐसा तैयार कर दिया है जो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान से नफ़रत करके और वो मुल्क में हुकूमत करना चाहता है। वो सांझी विरासत जिसकी बुनियाद पर इस मुल्क की बुनियाद रखी गई, सोच पर, वो ख़तरे में पड़ गई। ये ज़िम्मेदारी आज के पढ़े लिखे मुसलमानों को, बिलखुसूस अलीगढ़ के उन लोगों ने जो अलीगढ़ की यूनियन में किसी न किसी वक्त अपने दौर में उन्होंने लीडरशिप की है, अपने बच्चों के, अपने साथियों की क़यादत की है, वो लोग इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने कुछ फ़ैसले किए हैं। अभी वो प्रिंट में गए हुए जो रेजोल्यूशन पास है हम आपको दे देंगे, और इसमें काफ़ी बड़ा शॉर्ट नोटिस पे ये काम हुआ था, लेकिन अबरार साहब हमारे जो वहाँ सेक्रेटरी रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूनियन के, और हमारे आज़म बेग साहब जो वहाँ प्रेसिडेंट रहे, ये जयपुर से आए हैं और ये फ़तेहपुर यूपी से आए हैं, और इन लोगों ने ये कॉल दी। हमारे बसीर अहमद ख़ान साहब इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूनियन के सबसे सीनियर प्रेसिडेंटों में से हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। ZK फैज़ान साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और ये भी 80s के ज़माने में प्रेसिडेंट थे। बसीर भाई 60s में थे और इनके बाद 2 साल के बाद मैं सन 66 में वहाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की यूनियन में गया हूँ। तो इस तरह से बहुत से लोग थे, कुछ अलीगढ़ से आए थे और बहुत जगहों से आए थे। उन सब ने मुश्तरका एक फ़ैसला किया है कि हम अगली मीटिंग अलीगढ़ के अंदर करेंगे, जिसमें एक और बड़ी तादाद में जो पिछले 50-55 साल से जितने हयात लोग हैं जो मुख्तलिफ़ पार्टियों में हैं, वो उस पार्टी में रहें, लेकिन उनका ये काम है, ज़िम्मेदारी लें वो, कि इस मुल्क की सेकुलर फोर्सेस मजबूत हों। आज के दौर में जो सेकुलर पार्टियां अपने को कहती हैं वो बीजेपी और आरएसएस से इतनी ज़्यादा खौफज़दा हैं कि वो मुसलमान के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। वोट तो लेना मांगती है कि वोट हमें चाहिए, लेकिन हम आपके लिए बोलेंगे नहीं। हमारी मस्जिदें खुद जाती हैं और कोई बोलता नहीं है, और दूसरी पार्टियां ये कहती हैं कि हमें वोट दो क्योंकि हम मंदिर बनाएंगे। एक पार्टी मंदिर बनाने के नाम पे हाकिम हो गई, तो अब दूसरी पार्टियों को होड़ लगी है कि हम मंदिर बनाएंगे। मंदिर बनाना सरकार का काम नहीं होता है। मस्जिद तोड़ना
सरकार के खिलाफ कानून है वो हो रहा है, और जो सरकार का काम नहीं है कि हम मंदिर बनाएंगे, आपने फला मंदिर बनाया, हम फला मंदिर बनाएंगे, और हमारी अपनी मसाजिदें, हमारी दरगाहें खतरे में, इस पे कोई सेकुलर पार्टी बोलने को तैयार नहीं। और जब सेकुलर पार्टियां अपना हाथ हटा लेंगी या खौफ में लड़ेंगी तो जाहिर है कि मुस्लिम पार्टियां वजूद में आएंगी। और यही वजह है कि आज ओवैसी यूपी के अंदर आ गए। हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई सेकुलर मुल्क में इस तरह का डिवीज़न हो, लेकिन ऐसी शक्ल में मुसलमान करे तो क्या करे, इसके ऊपर ये बेड़ा उठाया है अलीगढ़ के ओल्ड बॉयज़, वो ओल्ड बॉयज़ जो यूनियन की क़यादत मुख्तलिफ़ वक्तों में हिंदुस्तान अपनी अलीगढ़ में कर चुके हैं, आज मुख्तलिफ़ पार्टियों के मेंबर भी हैं। तो आज ये बातें तय हुई हैं, उसके रेजोल्यूशन पास हुए, वो अभी 15 मिनट में प्रिंट हो रहे हैं, वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन खुलासा ये है कि नेक्स्ट मीटिंग अलीगढ़ में है, फिर लखनऊ में है, और हम लोगों ने ये जिम्मेदारी ली है कि हम लोग ये कोशिश करेंगे, और अगर इसके बावजूद भी जो पार्टियां समझौते के लिए तैयार नहीं होंगी और इस गलतफहमी में हैं कि मुसलमान उनको वोट देगा, तो हम इसके रिवर्स भी सोच सकते हैं। एक वक्त ये आएगा कि हम सिर्फ अपनी गर्दनों पर कि सियासत करो, हमारे वोट लो, हमको कैटलिस्ट बनाओ, हमको दिखाकर अपने वजूद को कायम करो, ये एक तरफा मामला नहीं होगा। ये फैसला हम लोग कर रहे हैं, और ये नॉन पॉलिटिकल है। यानी पॉलिटिकल का मतलब ये है कि कोई जो पार्टी है, बशीर भाई एक पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, ये दूसरी पार्टी में है, ये तीसरी पार्टी में है, हर लोग अलग अलग पार्टी में हैं, लेकिन आज जो सबसे ज़्यादा कम्युनिटी यानी इर्रेलिवेंट कम्युनिटी जिसको कहते हैं अगर है, तो वो मुसलमान है। उसको अपनी इम्पोर्टेंस चाहिए, इसलिए कि जब आप हमको मारेंगे और जश्न मनाएगी वो पार्टी हमको कत्ल करके और उसको हार पहनाएगी, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बोलेगी इसलिए नहीं कि पोलराइजेशन हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पार्टियां हिंदू समाज को बदनाम कर रही हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि सारे हिंदू कम्युनल हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो पूरे प्रोजेक्शन ये दे रहे हैं कि हिंदू समाज नाराज़ हो जाएगा। अगर सच में हिंदू समाज नाराज़ हो रहा है तो फिर हमारी ज़रूरत क्या इस मुल्क में? ये वो मसाइल हैं जिस पे हम चाहते हैं, और ये प्लेटफॉर्म चाहता है कि मुसलमानों को जगाया जाए, अपनी रेलेवेंस पहचानवाई जाए, और जिस तरीके से गलतफहमी में ये लोग हैं कि हम खुद ब खुद वोट दे देंगे बीजेपी को हराने के लिए, ये अपने दिमाग से निकाल दें कि खुद ब खुद अब मुसलमान वोट देगा नहीं। जब तक कि तुम मुल्क के लिए नहीं खड़े होगे, हम तुम्हारी पार्टी के लिए नहीं खड़े होंगे, क्योंकि हम लोग मुल्क को बचाना चाहते हैं। हमने इस मुल्क में सन 47 में भी अपने खून को बांट के सेकुलरिज्म की बुनियाद इस ज़मीन पर रखी थी, तो हम लोग अपनी कुर्बानियों को ऐसी ज़ाया नहीं होने देंगे। ये मेरा मकसद है। बाकी बातें बशीर भाई और दूसरे लोग करेंगे। आप बशीर भाई लिए। देखिए, जैसा कि अभी अदीब साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये इलेक्शन होने वाले हैं, ये गैर मामूली अहमियत के हामिल हैं। इलेक्शन आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर जो सूरत हाल है, वो ऐसी सूरत हाल कभी इस मुल्क के अंदर नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत सेंटर में भी है और दूसरे सूबों में भी है, लेकिन यूपी में जिस तरीके से काम किया जा रहा है, तो कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है। जिसका जी चाहे घर तोड़वा दीजिए, जिसका जी चाहे क्या कहते हैं रेड करा दीजिए, जिससे चाहे एनकाउंटर करा दीजिए। और ये बड़ी अफसोस की बात है कि एक चीफ मिनिस्टर कहता है कि ठोक दो, मतलब चीफ मिनिस्टर होते हुए जब इस तरह की बात करें और जिस तरह की बात की जा रही है कि साहब वो अब्बा जान का नाम लिया जा रहा है कि राशन जो है सब अब्बा जान का खा लिया करते थे, तो इस तरह की बातें जो यूपी के अंदर की जा रही हैं, तो ये उत्तर प्रदेश इस लिहाज से सबसे ज़्यादा अहम सूबा इसलिए है कि सबसे ज़्यादा आबादी हिंदुस्तान के अंदर यूपी की है।
और मुसलमान भी सबसे ज़्यादा तादाद के अंदर जो है, तादाद के एतबार से मुसलमान सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर है। जो चीज़ अफसोसनाक है वो ये है कि इस मुल्क के अंदर जो सियासी जमातें हैं वो जो महाज बनाती हैं उनके अंदर ऐसे लोगों को और उन पार्टियों को शामिल करते हैं जो 2% भी नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिनके 2-3 ज़िलों के अलावा कहीं असर नहीं है, छोटी छोटी पार्टियों को मिलाया जाता है। मुसलमान ये बात मानते हैं कि हम अकेले चाहे इस मुल्क के अंदर हम ये चाहें कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी हुकूमत बना लेंगे, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए कि जाहिर बात है कि इसके अंदर अगर मुसलमान 20% हैं तो 80% गैर मुस्लिम भाई भी हैं। तो इस मुल्क के अंदर और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी पार्टी, हमारा ख्याल ये है कि जो भी पार्टियां इस वक्त जो सूरत हाल है, कोई पार्टी ये नहीं कह सकते कि हम अकेले दम के ऊपर इन फासिस्ट पोस्टों को हरा देंगे, ये मुमकिन नहीं है। चाहे उसके अंदर समाजवादी पार्टी हो, चाहे उसके अंदर कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या और जो दूसरी पार्टियां हैं, तो ये इस वक्त ये सूरत हाल है कि कोई भी एक पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि जो इस वक्त फासिस्ट फोर्सेस हैं इनको हरा दें। एक बात ज़रूर है कि यूपी में लोग खिलाफ ज़रूर हैं, खाली मुसलमान नहीं हैं बल्कि हिंदू भी बड़ी तादाद में खिलाफ है। जिन लोगों को की नौकरियां गई हैं, जिन लोगों के खाने के लिए नहीं है, अभी आप देखते हैं कि कीमतें कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, खाने पीने की चीज़ों की, सब्ज़ी के दाम कितने बढ़ गए, दाल के दाम कितने बढ़ गए, और क्या कहते हैं गैस के दाम कितने बढ़ गए। तो जो पब्लिक परेशान है, किसान परेशान है, और इसमें इन्हें अपनी हार का खौफ सता रहा है। बीजेपी भी इस वक्त जो है वो डरी हुई है, लेकिन इसी वजह से वो जो इतने ज़्यादा पोलराइजेशन कर रहे हैं उसकी वजह यह कि उन्हें भी ये यकीन नहीं है कि हम जीत सकते हैं। हालिया दिनों में आपने देखा उन्होंने कितने चीफ मिनिस्टर बदल दिए। तो यूपी के अंदर भी जो सूरत हाल है तो इनको यकीन नहीं है कि हम जीतेंगे, इस वजह से ये जान के पोलराइजेशन कर रहे हैं और डर ये है कि आइंदा इस सिलसिले को ये और बढ़ाएंगे। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि किसान मूवमेंट जो चल रहा है, मगरबी यूपी से मेरा ताल्लुक़ मेरठ से है और मैं जानता हूँ कि यहाँ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुजफ्फरनगर में फिसादात कराए गए, तो जो चौधरी चरण सिंह के ज़माने में ख़ास तौर से जाट और मुसलमान और दूसरे लोग एक आए थे, उसको ख़त्म करने के लिए जो यहाँ फिसाद कराया गया था, उसका अब अल्लाह का शुक्र है कि मुजफ्फरनगर में ही जो इतनी बड़ी रैली हुई थी और उसके अंदर हिंदू मुसलमानों ने मिलके जिस तरह नारे लगाए थे कि अल्लाह अकबर का भी नारा लगा और हर हर महादेव का भी नारा लगा, तो उससे ये लोग घबराए हुए हैं। तो उसी घबराहट का नतीजा है कि ये इस तरीके से उल्टे सीधे बयान जो दिए जा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को बचाना है, इसलिए कि जमहूरियत नहीं होगी तो जाहिर बात है मुसलमानों को भी नुकसान होगा, हिंदुओं को भी नुकसान होगा। अच्छा, जहाँ तक इस गवर्नमेंट का ताल्लुक़ है, चूँकि हर महाज पे फेल है, ये इकोनॉमिक पॉलिसी बिल्कुल चौपट है। आप जानते हैं फोर्ड कंपनी ने कह दिया कि हम यहाँ से अपना बिस्तर बोरिया गोल कर रहे हैं, लाखों की तादाद में नौकरियाँ जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। और उसी तरीके से आप देखिए कि कोई, अब मैं कहना नहीं चाहता फॉरेन पॉलिसी पे, लेकिन आप लोग खूब अच्छी तरीके से जानते हैं कि हिंदुस्तान जो इस वक्त बिल्कुल तकरीबन तन्हा हो गया है। आज हमारे जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं और जो हमारा साथ दिया करते थे वो भी आज हमारे पूरी अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ हमने किया और जो अब आज हो रहा है, तो मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन ये सही है कि फॉरेन पॉलिसी फेल है, डिफेंस पॉलिसी फेल है, इकोनॉमिक पॉलिसी फेल है, और सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुँचाया जा रहा है, मैं अभी पढ़ रहा था, पिछले दिनों अखबार में आया था कि गांधी जी ने सन 47 में ये कहा था कि ये पागलपन होगा, लिखा हुआ है हरिजन के अंदर, अखबार उठा के देख लीजिए, कि ये पागलपन होगा अगर कोई ये समझता है कि 4.5 करोड़ मुसलमानों को मारा जा सकता है या इनको पाकिस्तान भगाया जा सकता है। ये सन 47 में गांधी जी कह रहे थे। तो आज के दौर के अंदर कोई आदमी ये सोचे कि 20-25 करोड़ मुसलमान मारे जा सकते हैं या इन्हें रोहिंग्या बनाया जा सकता है या नहीं हिंदू बनाया जा सकता है, ये मुमकिन नहीं है। एक बात ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ, और वो ये कि जो मॉब लिंचिंग है ये बड़ी साजिश है। एक फिसादात होते थे, हज़ारों आदमी मरते थे, लेकिन डर और खौफ का माहौल नहीं होता था। अब क्या होता है, एक आदमी को पकड़िए, बहुत सारे मिलके उसको मारेंगे, फिर उसका खुद वीडियो बनाएंगे और उसको फॉरवर्ड करेंगे। मकसद क्या है कि लोगों के दिल में डर पैदा कर दिया जाए, खौफ पैदा कर दिया जाए। तो अब जब इस मुल्क के अंदर ये हो रहा है कि एक कोई कहने सुनने वाला नहीं है, अखबारों के अंदर छप रहा है, आप यूट्यूब पे देख लीजिए कि जब अल्लाह ऐलान एक आदमी ये कह रहा है कि साहब आप अपने घरों के अंदर जो मुसलमान टेक्नीशियंस आते हैं, जो प्लम्बर्स आते हैं, ये हिंदू तो चल, मैं नहीं कह रहा, ये नरसिंहानंद कह रहा है, यहीं बैठा हुआ डासने के अंदर 2 कदम के ऊपर, वो कह रहा है कि साहब हिंदू तो अपने कारोबार पे चले जाते हैं, उनके घरों के अंदर जो मुसलमान टेक्नीशियन आते हैं, प्लम्बर आते हैं, ये उनकी औरतों को इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कितनी गंदी बातें ये इस मुल्क में कही जा रही हैं। अल्लाह ऐलान एक आदमी कह रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बम से उड़ा दिया जाए।
कोई पूछने वाला नहीं। ये कोई आदमी कह रहा है बम से उड़ा दो, ये दहशतगर्दी नहीं है। अल्लाह ऐलान कह रहे हैं तोगड़िया साहब के दारुल उलूम देवबंद को बंद कर दिया जाए, सारे तबलीगी जमात को बैन कर दिया जाए, सारे मौलवियों को जेल भेज दिया जाए, और कोई पूछने वाला नहीं है इस मुल्क में। ये सब ये मालूम है ये मुमकिन नहीं है। मुसलमान जो है उनको डराया नहीं जा सकता, धमकाया नहीं जा सकता। सन 43 जैसे हालात के अंदर हमने मुकाबला हम जिंदा रहे, 1857 के अंदर ज़िंदा रहे, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर भलाई यही है कि हिंदू मुसलमान, न सब को हिंदू बनाया जा सकता है, न सबको मुसलमान बनाया जा सकता है। इस मुल्क में सब लोग मिल के रहें और सबके जो हुकूक़ हैं उनका हिफाजत हो। डेमोक्रेसी के अंदर जो कुछ आजकल हो रहा है, तमाम क्या कहते हैं, अब हर्षमंदर साहब को अभी देखिए कि वो जब वो जर्मनी गए, उनके घर के ऊपर आपने छापा डाल दिया, उनके ऑफिस में छापा डाला जा सकता है। तमाम जो वो हैं क्या कहते हैं आउटलुक के चीफ, उसको सीनियर एडिटर को हटा दिया गया। इसने वो एक स्टोरी करने वाला था, गवर्नमेंट इसे पसंद नहीं करती। तो जब ख़तरा जो है इस मुल्क को है, अगर इस मुल्क के अंदर ख़राबी आएगी तो क्या हिंदू मुसलमान सब सफ़र करेंगे। और इस मुल्क के अंदर जब भी अच्छा ही रह सकती है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिल के साथ रहें। और हम इसीलिए किसान तहरीक का साथ देने का फ़ैसला किया है। जो कुछ उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप सिंह की जो यूनिवर्सिटी बनाई है, हम लोगों ने तय किया है कि हम उसको वेलकम करते हैं, इसलिए कि वो हमारे वो थे ओल्ड बॉय रह चुके हैं। और मैं पढ़ रहा था उनके बारे में, उन्होंने ये कहा है कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, हमारी पूरी फैमिली हिंदू है, आई एम प्रो इस्लाम, प्रो मुस्लिम भी नहीं कहा। तो असल चीज़ यह है कि इस मुल्क के अंदर अलीगढ़ के लोग इसलिए सामने आए हैं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह अलीगढ़ ने हमेशा लीडिंग रोल प्ले किया है मुसलमानों को लीडरशिप प्रोवाइड करने के लिए। और इस मुल्क के अंदर ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमानों के अंदर भी एजुकेटेड लीडरशिप आए, और उसके लिए हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो इलेक्शन आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, इसके अंदर लोगों को ये बताया जाए कि ये जो फाशिस्ट फोर्सेस हैं जो डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाहते हैं इस मुल्क के अंदर, उनको बचाने के लिए और इस मुल्क के अंदर भाईचारा कायम करने के लिए, किसानों के मसाइल हल करने के लिए, स्टूडेंट्स के मसाइल। अब मैं चूँकि एजुकेशनिस्ट हूँ, मुझे मालूम है, मैं प्रो वाइस चांसलर रहा इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी का। अब जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई है तो आप उसके अंदर जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, आप बताएं अनसाइंटिफिक चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, और उन लोगों को हीरो बनाया जा रहा है कि जो उनका कोई रोल नहीं है फ्रीडम स्ट्रगल में। अब आप बताइए कि नेहरू का नाम हटा दिया गया, अभी तक तो मौलाना आज़ाद का नाम हटा रहे थे। अब जो ये पर्व मना रहे हैं अमृत पर्व आज़ादी का 75 साल, उसमें मौलाना आज़ाद को तो जाने दीजिए, पंडित नेहरू का भी नाम हटाया जा रहा है। तो बहरहाल हम लोग इसीलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए जितने भी एक्स ऑफिस बेयर्स हैं। और यूपी के अंदर जो पोलराइजेशन किया जा रहा है ये न मुसलमानों के हक़ में है न हिंदुओं के हक़ में है। पोलराइजेशन के अंदर कॉमन सेंस है कि हम लोग ये मानते हैं कि 20% अगर हम एक जगह हो जाएंगे तो जाहिर बात है कि 80% को तो नहीं हरा सकते, वन मैन वन वोट है। तो इसलिए हम पोलराइजेशन की जो किया जा रहा है, बस एक बात कहना चाहता हूँ, मीडिया किसके हाथ में है आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसके हाथ में, किसको उछाला जा रहा है। हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर दीजिए तब इतनी पब्लिसिटी नहीं दी जाएगी। एक स्कीम के तहत कुछ लोगों को बाकायदा तमाम मीडिया जो है 24 घंटे जब आप खोलेंगे तो लोग ये सोचते हैं कि साहब बस एक लीडरशिप जो है चाहते हैं कि एक इम्पोज की जाए लीडरशिप। और हमारा तजर्बा हम सबका ये है कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली, जब तक यहाँ से कोई लीडरशिप पढ़े लिखे लोगों की, अलीगढ़ से कुछ उलमा आए, कुछ देवबंद के लोग हों, बरेली के लोग हों, सब लोग मिल के, कुछ ताजिर हों सब लोग, और तमाम पार्टियों के लोग मिल के कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ताकि इस मुल्क के अंदर यूपी का इलेक्शन अगर ये हार जाते हैं तो इंशाअल्लाह पूरे मुल्क पे इसका असर पड़ेगा। बाकी आप लोग शुक्रिया। अदीब भाई ने और बशीर भाई ने काफ़ी तफसील से सारी बातें बताई। हम अलीगढ़ के जो यूनियन के ऑफिस बेरर्स थे आज यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, बहुत शार्ट नोटिस पर, लेकिन फिर भी अच्छी तादाद में लोग उस एतबार से आए। और कुछ और भी लोग जैसे किंग और किंग मेकर, तो किंग मेकर इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन किंग, उस तरह के भी लोग थे। फैसला ये हुआ कि अलीगढ़ में, ख़ुद अलीगढ़ कैंपस में, अलीगढ़ में, वहाँ पर एक इसके फॉलोअप में एक मीटिंग होगी, और उसके बाद फिर लखनऊ में भी एक मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा। ज़रूरत पड़ी तो और भी जगहों पर जैसे आज़मगढ़ वगैरह में भी इसका इनेकाद होगा। तो ये सब बातें तफसील से बताई आप हजरात ने। बशीर भाई ने भी काफ़ी कुछ इस पे रोशनी डाली। मुझे सिर्फ एक बात कहनी है, और वो ये कि हिंदुस्तान एक जमहूरी और सेकुलर मुल्क है। कॉन्स्टिट्यूशन में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि ये सेकुलर मुल्क होगा, लेकिन इसके बरक्स आज का सेकुलरिज्म हमारे मुल्क में कहाँ खड़ा है ये आपके सामने है।
जमहूरियत कहाँ खड़ी है ये भी आपके सामने है। धीरे धीरे जमहूरियत को ख़त्म करते करते उस जगह पर ले जाना है जहाँ पर ये जा कर के हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करें और वहाँ पर डिक्टेटरशिप का जो निज़ाम होता है उसको नाफिज करें। सेकुलरिज्म का जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो जमहूरी और सेकुलर, जिसकी जड़ें यहाँ पर जमहूरियत की बहुत मजबूत हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसको उखाड़ने पर ये जो मौजूदा हुकूमत है वो लगी हुई है। आप देख रहे हैं कि जितने भी ये कोरोना का जो सिलसिला शुरू हुआ तो तमाम कवानीन अपनी जगह पर, लेकिन उसकी आड़ में इन्होंने जो चाहे कर रहे हैं। ख़ास तौर पर मरकज़ की सरकार के साथ साथ यूपी की सरकार तो इसमें और एक हाथ आगे निकल चुकी है, और वो जो भी कानून बनाने की बात आती है, जहाँ पर कानून कोई काम आड़े आता है फ़ौरन एक ऑर्डिनेंस ले आते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस हो, चाहे वो स्टेट ऑर्डिनेंस हो, गवर्नर के ज़रिए वहाँ पर ले आएँ और उससे अपना काम चला लेते हैं। तो आप देखिए कि और असम्बली और पार्लियामेंट का जो सूरत हाल रही, उसमें एक तरह से बिल पास किए गए वहाँ पर, और कोई ज़रूरत ही नहीं पेश आती, बल्कि प्रेसिडेंट के थ्रू सारा काम कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि ये जो सियासी पार्टियां हैं, ख़ास तौर पर यूपी के कॉन्टेस्ट में बात कहना चाहता हूं कि जो वहाँ की सूरत हाल है उसमें तो वी आर गोइंग टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। हमने तय किया है कि वहाँ के सूरत हाल को सामने रख कर के, कमिंग इलेक्शंस को सामने रख कर के हमको जो रोल प्ले करना चाहिए उसको हम प्ले करने जा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ सारी बातें मुकम्मल हो गई, और वो ये कि मैंने कई मरतबा ये बात कही, अखबारों में भी, यूट्यूब चैनल वगैरह पे मेरे कई इंटरव्यू इस तरह के हैं कि ये जो हमारी पार्टियां हैं सेकुलर, या आप सो कॉल्ड सेकुलर कहिए, वो पार्टियां ऐसा कुछ नहीं कर रही हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई आप अगर वो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करती हैं, ये पार्टियां कहाँ पे खड़ी हैं आज? वो हर वो काम कर रही हैं जहाँ पर उनको ये लगे कि हमारा हिंदू वोट नहीं कट रहा है, और उसको सामने रख के काम करती हैं। मैंने कहा, और मेरा कहना यह है कि आप अगर सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं तो उससे आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। या तो आप कम्युनिज्म की बात कीजिए, या सीधे सीधे अगर सेकुलर क्लेम करती हैं अपने आप को, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो बरसरित इक़्तिदार है, सारी की सारी पार्टियां जो मुल्क में हैं, कम्युनिस्ट पार्टी का तो अपना एक दूसरा वो था, लेकिन सेकुलरिज्म पर तो वो भी बात करती हैं। सारी की सारी पार्टियां सेकुलरिज्म की बात करती हैं, लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल में वो सब की सब सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करने लगी। तो अगर आप हिंदुत्व की बात करती हैं तो आपको मोदी से ज़्यादा आपको कम्युनिज्म की बात करनी पड़ेगी, तभी तो आप हिंदू वोट को अपनी तरफ राग़िब कर सकेंगे। तो मेरा कहना यह है, मेरा मानना यह है कि ये पार्टियां जो है बेकार एक रिहर्सल कर रही हैं। वो कभी भी वो मोदी के मुकाबले में कम्युनिज्म का मुजाहरा नहीं कर सकती, वहाँ तक नहीं जा सकती। जब वहाँ तक नहीं जा सकती तो इनकी मजबूरी भी है, ये बात इनकी समझ में नहीं आती। इनको समझना चाहिए कि सेकुलरिज्म का ही दामन वो पकड़ेंगे, सेकुलरिज्म की बुनियादों को मजबूत करेंगी, तभी इन पार्टियों को भला होने वाला है। नहीं तो कम्युनिज्म के नाम पे जहाँ तक मोदी चले गए हैं या भारतीय जनता पार्टी चली गई है, वहाँ पर इन पार्टियों का कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए इनको वहाँ पर सेकुलरिज्म की बात करनी चाहिए, उसके लिए फाइट करना चाहिए। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इन सेकुलर पार्टियों के रवैये ने, उनकी अप्रोच ने, उनकी कारकर्दगी ने इन लोगों को वहाँ तक ला के खड़ा कर दिया है जहाँ पर वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, नंबर एक। और नंबर दो, इन्हीं पार्टियों की अप्रोच की वजह से, कारकर्दगी की वजह से आज जो मुस्लिम तंजीमें हैं, मुसलमानों के नाम पर जो अलग से तंजीमें बना करके वहाँ पर दाखिल हो रही हैं, वो इन्हीं की कमज़ोरी की वजह से, इन्हीं की लापरवाही की वजह से। इसलिए कि इन पार्टियों ने मुसलमानों के हुकूक की बात तो की, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि इन्होंने हमारे हुकूक को, कोई भी पार्टी हो,
कम और ज़्यादा की बात मैं नहीं करता, किसी ने ज़्यादा दिया किसी ने कम दिया, लेकिन सब ने मुसलमानों को भी ठगने का काम किया है और मुसलमानों के हुकूक जो उनके जायज़ हुकूक थे और हैं उनको उन्होंने पूरा नहीं किया। लिहाजा इनकी कमी की वजह से ये जो मुस्लिम तंजीमें हैं वो वहाँ पर आकर के अपना अमल दखल बना रही हैं और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है तो मुसलमान जो है वो ये सोच रहा है कि भाई इनको वोट देकर कि हम क्या करेंगे, क्यों ना हम अपने ही को वोट दें, वोट ज़ाया अगर हमको करना है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में हम ये चाहते हैं कि इन पार्टियों को, क्योंकि मुसलमान ये देख रहा है कि इनके अंदर बिखराव है, कोई कह रहा है कि हम इससे समझौता करेंगे, इनसे नहीं करेंगे, उससे नहीं करेंगे, नाम लेने की ज़रूरत नहीं, आप समझ रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मुसलमान ये सोच रहा है कि इनको वोट दे करके क्या फ़ायदा, उनको वोट दे के क्या फ़ायदा, क्यों ना हम अपनी ही पार्टी को वोट दें, क्यों ना हम अपने लोगों को वोट दें, क्यों ना हम वोट का बाइकाट कर दें, नोटा इसका इस्तेमाल करें। ये मुसलमान वहाँ पर सोच रहा है। इसलिए अब वहाँ पर जैसे समाजवादी पार्टी है, मैं नाम लूँ तो ज़रा बेहतर होगा वजाहत के साथ, ये उसको ये ख्याल है कि हम तो बिल्कुल इलेक्शन जीते हुए हैं और हमारी 400 सीटें आ रही हैं, हम जो है बिना किसी की मदद के 2/3 3/4 बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। उनका ख्याल ये है कि जिस तरीके से बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को सारे मुसलमानों ने एक होकर के वोट दिया था, हमें भी एक वोट करके वोट देंगे, ये उनकी मजबूरी है। हमारा कहना यह है कि वहाँ की सूरत हाल दूसरी थी, यहाँ की सूरत हाल दूसरी है। नंबर 1, पॉलिटिकल सिनारियो वहाँ का अलग था, यहाँ का अलग है। और दूसरे हम ये कहना चाहते हैं, हमारे ऑफिस बेरर्स जो थे यहाँ पर, उनकी मुश्तरका राय भी थी, डिलिब्रेशंस हुए कि ये आपकी खाम ख्याली है, ये आपकी गलत फहमी है, आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि आप कहाँ पर खड़े हैं। अगर आपने इत्तेहाद नहीं की और आपकी सोच यही रही तो फिर आपको इस इलेक्शन में उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप गलत फहमी का शिकार हैं, आपकी सीटें जो मौजूदा है उससे भी आपकी कम हो जाएंगी। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। हमने किसान आंदोलन की हिमायत की, क्योंकि CAA NRC की जब तहरीक चल रही थी, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी तहरीक मैं समझता हूँ वो चली और बहुत मजबूती से चली, पूरे मुल्क के पैमाने पर चली। आसाम में भी वो तहरीक थी, अहमदाबाद में भी थी, भोपाल और बेंगलोर में भी थी, हर जगह, चंडीगढ़ हो चाहे यूपी तो बिहार हो, पूरे मुल्क में वो तहरीक चली, बड़ी मजबूती से चली। लेकिन इस कोरोना की आड़ में जहाँ बहुत सारे तमाशे हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, वहीं पर एक झटके में वो तहरीक बहरहाल कोरोना की आड़ में ख़त्म हो गई। उस वक्त माहौल दूसरा था, लेकिन उसके बाद किसान आंदोलन जब शुरू हुआ है, आज इस बात की ज़रूरत है कि हम किसान आंदोलन को मजबूत करें। किसान आंदोलन को मजबूत करने की हमने ज़रूरत महसूस की और इसलिए हमने किसान आंदोलन को साथ देने के लिए हमने उसमें कहा भी है, ऐलान भी किया है। और आज अभी आपके सामने जो पर्चा आएगा जिसमें मैंने हमारा जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसके अंदर वो बात हमने लिखी है। तो यही मुझे कहना था, 2 बातें। उसके बाद मैं समझता हूँ अगर आप कुछ कहना चाहते हैं साहब। मैं डॉक्टर आजम बेग, एक्स प्रेसिडेंट AMU स्टूडेंट यूनियन, 1992-93 में राजस्थान से मैं हूँ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट था। सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं आप तमाम पत्रकार साथियों के कि बहुत अल्प समय के आवेदन के बावजूद आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। कुछ इश्यूज़ पर आज AMU एक्स ऑफिस बेयरर्स की जो मीटिंग थी जो आप देख रहे हैं, उसमें डिफरेंट स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे। AMU एक्स ऑफिस बेयरर्स जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज रहे हैं अलीगढ़ में, वो भी थे। और कुछ विचारक जो लोग सोचते हैं समाज के हालात पर, वो भी शामिल थे। अभी आपके सामने मोहतरम बशीर खान साहब जो 60s में प्रेसिडेंट रहे हैं, इन्होंने अपने आइडियाज़ रखे हैं, अपनी बात रखी है कि क्या गुफ्तगू हुई है। 70s में प्रेसिडेंट थे मोहतरम ZK फैज़ान साहब, इन्होंने आपके सामने बात रखी है। 70s में ही मेरा ख्याल है अदीब भाई थे, 60s में इन्होंने आपकी बात रख दी है। 80s में और हम लोग 90s में थे, और भी कई सारे बाद के लोग भी अभी शामिल थे। दरअसल जो ये कोई इशू नहीं है कि मुल्क में सरकार किसी एक पार्टी कि वो अपने जिनको वो सेकुलर समझते हैं उनका वोट उनको रोकना चाहिए। इसमें मुसलमानों की गलती तो नहीं है,
अगर वो सेकुलर पार्टियां दोनों जुड़ गई तो बताइए क्या मुसलमानों ने किसी मुस्लिम पार्टी को वोट दे दिया? आरएसएस को, बीजेपी को वोट दिया? नहीं दिया। तो हम तो बिल्कुल मुखलिस हैं। और अब अगर अखिलेश यादव के यादव भाग गए तो ये उनकी जिम्मेदारी है। वो तो कहते हैं कि हम यादवों के लीडर हैं, तो हम अपने काम से नहीं पलटे हैं। लेकिन उनका ये रवैया पॉलिटिकल पार्टीज का ये है कि मुसलमान मजबूरी में वोट देगा। तो ये गलतफहमी जो है इसको हटाना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हम लोग काम करेंगे अपने मुल्क को बचाने के लिए। और अगर वो लोग मिल के नहीं लड़ेंगे तो जाहिर है कि ये जो मुसलमानों का वोट है ये भी मुंतशिर होगा, और जो सेकुलर हिंदू है उसका वोट भी मुंतशिर होगा। उस मुंतशिर वोटों को मुंतशिर न होने दिया जाए, इसके लिए काविश हो रही है। और जैसा अभी आज़म साहब ने कहा कि ये शुरुआत हुई है, और नवंबर तक कोई बड़ा इलाका, ज़िला, जोन नहीं बचेगा जहां हम लोग न जाएं। और इसीलिए ये तय किया है कि किसान आंदोलन में पूरी क़ुव्वत से हम लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो लोग गांधीनियन मूवमेंट चला रहे हैं, और हम लोग गांधी की आवाज़ पर हिंदुस्तान को ऑप्ट किया था। हमारे पास ऑप्शन था। तो उस मूवमेंट को अगर वो चला रहे हैं जिसमें पॉलिटिकल पार्टियां फेल हो चुकी हैं, और ये समझ लिया जाए कि अगर एक वक्त आएगा तो शायद हमको ये कहना पड़ेगा कि भाई आप तय कर लीजिए कि ये मुल्क रोज़ी रोटी पे चलेगा या हिंदू मुसलमान पे चलेगा। इसके ऊपर आज पूरे दिन बहस हुई है, और सबका मुश्तरका फैसला हुआ है कि ये मूवमेंट चलाया जाएगा। और इसीलिए कहा गया कि जो जिस पार्टी में रहे, हम किसी पार्टी का लेबल लगा के मूवमेंट नहीं चलाना चाहते। ये नहीं सब एक्स ये नहीं, लोग अब तक रहे हैं प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी पुराने। पीछे देखिए सबसे अभी ऑफिस वो इसीलिए ये देखिए ये इसलिए ये अभी जो ये हुआ कि ये वो सारे हजरात हैं जिन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बड़ी स्टूडेंट यूनियन की बहुत बड़ी अहमियत रही है, और उनको अपने वक्त में लीडरशिप का तजुर्बा हासिल है। वो पॉलिटिकली कॉन्शियस लोग हैं। उनकी आज ये बैठक थी। बशीर भाई आज से 57 साल पहले, 58 साल पहले यूनियन के ज़िम्मेदार बने थे, और मैं आज से 56 साल पहले बना था। तो अब ये हमारी औलादें जो हैं उनकी भी औलादें हो चुकी हैं। ऐसे वक्त में इन लोगों ने जो कॉल किया, आज़म साहब ने और चीकू साहब ने, हम लोग इसलिए शरीक हुए कि भाई ऐसे लोगों को जोड़ा जाए जिनको सियासी शऊर भी रहा है और तजुर्बा भी रहा है। वो अगर अपनी पार्टी में हैं तो अपनी पार्टी में हैसियत के साथ रहें। आज पॉलिटिकल पार्टीज़ की पोजीशन ये है कि आज़म खां समाजवादी पार्टी के बानियों में से उस पार्टी ने 1 घंटे का प्रदर्शन नहीं किया क्योंकि वो मुसलमान था। आज के दौर में कांग्रेस पार्टी का जो सबसे बड़ा नेता था मुसलमान अहमद पटेल, कांग्रेस पार्टी ने उसकी कंडोलेंस मीटिंग आज तक नहीं करी। ये हमारी हैसियत है। तो ये जो फ़िक्र है वो ये है कि ये जो कम्युनिटी मुसलमानों की है, आज आप किसी दलित को 4 बेंत मारिए, हर पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो जाएगी। हमको कत्ल कर दीजिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं खड़ी होती। तो ऐसे वक्त में ये इम्तिहान उन लोगों को देना है और हमको सोचना है। अगर यही रवैया रहा
तो शायद एक वक्त ये आ सकता है कि हमको ये फैसला करना पड़े कि ये मुल्क तुम्हें मज़हब के नाम पर चलाना है तो चलाओ। हमने तो मज़हब के नाम पर एक मुल्क को छोड़ दिया, हमें सज़ा तुम दे रहे हो। तो ये दानिश्वरों को जगाने की बात है। सर एक सवाल है कि सर संचालक जो है आजकल मुसलमानों के दरमियान में काफ़ी ज़्यादा है। सर संचालक मोहन भागवत जी मुसलमानों के बीच काफ़ी जा रहे हैं, ये कह रहे वो हैं। ये कह रहा है, बार बार ये कह रहा है कि मुसलमानों और हिंदुओं का डीएनए है कि जी। मुसलमानों को डरने की कतई ज़रूरत नहीं है जी। और मुसलमानों की भी आज़ादी में काफ़ी ज़्यादा योगदान है। तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? भागवत साहब को अपनी कौम से कहना चाहिए, हमसे क्या लेने देना उनका। हम तो हर बार कहते ही हैं। आज तक भागवत ने अपनी कौम से कहा है कभी ये? भागवत सिर्फ एक बात कह दें कि सरवारकर और गुलवारकर ने जो कुछ लिखा है सब गलत है, हम बैत कर लेंगे उन पे। जो उनका कुरान है, जो उनका हदीस है, वो तो गुलवारकर और सरवारकर की किताबें हैं, वो भी ठीक है। और जो हजरात उनसे मिलने जा रहे हैं गलत फहमी में हैं। आज तक भागवत ने ये कभी बयान अपने कौम से कहा हो कि मजलूमों को मत मारो। वो तो उस दिन भी उन्होंने बम्बई में एक मीटिंग करी थी, ये कह दिया मुसलमानों से कि हमारा डीएनए एक है, लेकिन आप जो हैं वो तलवार के ज़रिए आए हैं, ये हम भूल नहीं सकते। तो हमसे कैसे कि हम कैसे भूल जाएं कि हमको सरवारकर ने कहा था कि इस मुल्क में बग़ैर अख्तियार के रहोगे, दूसरे दर्जे के शहरी रहोगे, जिस पे हुकूमत अमल कर रही है। ये भागवत साहब इसलिए कर रहे हैं कि आज आरएसएस के लिए 6 बार यूएन में डिस्कशन हो चुका है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अपनी जान बचाने के लिए ये बयान देते हैं और हमारे बहुत से दानिश्वर सो कार्ड और बहुत से उलमा सो कार्ड वो सर हिलाते हैं कि भागवत बदल रहे हैं। कुछ कहते ये हैं कि हम जा रहे हैं भागवत को बदलने। भाई भागवत साहब कभी अपनी कौम से कहें जिसके वो लीडर हैं, हमको बताएं कि मुसलमान किसी ने कहा हो। एक जमात के अमीर हैं, उन्होंने कहा है कि अगर भागवत साहब से पहले मुलाकात की होती तो आज ये मुल्क के हालात जो हैं वो ऐसा ना होते। अगर भागवत साहब की बात मान ली जाए, यानी गुलवारकर और सरवारकर की बात मान ली जाए, तो उनका तो कहना था हिंदू राष्ट्र बनेगा। अगर ये हिंदू राष्ट्र बनता तो पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता, क्योंकि एक बड़ी तादाद ने जिना का साथ नहीं दिया था। और नॉर्थ ईस्ट जो है वो क्रिश्चियंस की मेजॉरिटी है, वो चाइना के साथ होता या इंडिपेंडेंट कंट्री होता। और सिख भी हिंदू राष्ट्र में नहीं रहते, खालिस्तान अलग होता अगर उनकी बात मान ली जाती। ये लेकिन हम नेहरू को क्यों मानते हैं? क्योंकि नेहरू ने उनकी बात नहीं मानी, गांधी की बात मानी। तो ये जब शोबदेबाजी है इलेक्शन की, हम ये चाहते हैं कि हम गैर मुस्लिम जो हजरात हैं, जिनको सोच है समझ है, उनके कानों में भी ये बात जाए कि इस मुल्क का अगर कोई हमदर्द है तो इस मुल्क का मुसलमान है, जिसने अपने खून को भी बांटा, अपना मुल्क छोड़ा, अपना ख़ानदान छोड़ा। उससे कहा गया था कि तुम्हारा मुल्क होगा, तुम्हारी ज़बान होगी, तुम्हारी कल्चर होगा। उसने कहा हम सांझी विरासत में रहेंगे। उसकी इतनी सख्त सज़ा दोगे हमको कि हमारे नाम पे इलेक्शन लड़ोगे, हमारे नाम पर इलेक्शन लड़ के हुकूमत बनाओगे। ये वो लम्हात हैं, ये वो फ़िक्रें हैं जिस पे हम लोग आज बैठे थे, फैसले किए हैं और ये तहरीक हम चलाएंगे। कम से कम मैं अपने लिए कह सकता हूँ कि मेरा या हमारे साथियों का कोई अपना ज़ाती मुफाद नहीं है। ये जो लोग भाग भाग करके जा रहे हैं, देखिए आपने जो बात, एक मिनट, जो बात की भागवत साहब की, बंच ऑफ थॉट के अंदर जो इन्होंने लिख रखा है गोलवालकर ने, साफ लिखा है इस मुल्क के 3 दुश्मन हैं, एक मुसलमान, एक क्रिश्चियंस और एक कम्युनिस्ट। ये किताब आज भी मौजूद है, तो उसके अंदर लिख रखा है। आपको ये पूछे कि ये जब आप ये लिखेंगे कि इस मुल्क के 3 दुश्मन हैं, मुसलमान भी इस मुल्क के दुश्मन और क्या कहते हैं क्रिश्चियंस भी हैं और कम्युनिस्ट भी हैं। अब दुनिया पे आप नज़र डालिए तो मुल्कों, तमाम दुनिया के जो मुल्क हैं,
तकरीबन 80% मुल्क वो हैं या तो जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है या ईसाइयों की अक्सरियत है या कम्युनिस्ट हैं। तो जो सूरत हाल इस वक्त है, तो ये भागवत ने जो कुछ अदीब साहब ने कहा, ये सिर्फ वाइट वॉश है ताकि दुनिया के अंदर जो हो रही है। अभी आपने देखा अमेरिका के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई, क्या क्या कंटेनमेंट ऑफ ग्लोबल हिंदुत्व। ये हिंदू मज़हब और हिंदुत्व दो अलग चीज़ें, आप लोग जानते हैं। हिंदू मज़हब के अंदर वो सब कुछ नहीं है जो कुछ जो हिंदुत्व के नाम से कह रहे हैं। जो कुछ सावरकर ने जो कुछ कहा और जो कुछ गोलवालकर ने कहा वो हिंदू मज़हब नहीं है। ये जो मिलिटेंसी है सारी की सारी, ये तो हिंदुत्व की फ़िलासफ़ी है। तो ये जो कुछ भी किया जा रहा है, अब वो हमारे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच वाले भी कहते हैं, तो वो सिर्फ ये है कि अब बीजेपी ये चाहती है कि कुछ लोगों को ख़रीदेंगे वो, और ख़रीदने के बाद आप देखिएगा, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, कुछ मुसलमानों को टिकट भी दिए जाएंगे अब यूपी असेंबली इलेक्शंस के अंदर। तो हम लोग जो इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो पूरे मुल्क के अंदर जो आज माहौल है, और हमारा अपना अंदाज़ा ये है कि अगर ये सेकुलर फोर्सेस मिल जाएं तो बीजेपी जीतेगी नहीं इलेक्शन। इसने कि आप देखिए जो सूरत हाल है, क्या हुआ, अभी लोग भाग के जा रहे हैं गुजरात के अंदर, इनके लोग छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए को उन्हें नज़र आ रहा है कि जो लोग खिलाफ हैं इतने ज़्यादा, तो उसका नतीजा इनको भुगतना पड़ेगा इलेक्शन के अंदर। इसी वजह से सब कुछ कहें तो हम लोग इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि एक तो ये कि मुसलमानों को इग्नोर ना किया जाए। मतलब इग्नोर करने के मायने ये खाली ये नहीं कि टिकट दे देंगे, तो टिकट तो मायावती भी देंगी, टिकट समाजवादी भी देगी और टिकट कांग्रेस भी देगी, और आप देखिएगा कि टिकट जो है वो बीजेपी भी देगी इस दफ़ा। तो लिहाजा ये जो आरएसएस के लोग हैं, जैसे अदीब साहब ने कहा कि ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमान लीडरों में आन के कुछ और तकरीर करते हैं, जो कुछ आपको कहना है जाके आप अपनी कम्युनिटी में कहिए। और मैं नहीं मानता, एक तरफ ये कहते हैं कि आरएसएस बड़ी डिसिप्लिन पार्टी है, भागवत साहब ये कह रहे हैं कि जो लोग मॉब लिंचिंग करते हैं वो हिंदू नहीं है, ये उनका बयान है। मान नहीं सकता कि कौन है यूपी का जो चीफ मिनिस्टर स्वयं सेवक है, और ये तो प्रचारक हैं मोदी जी, हमारे तो प्रचारक रह चुके हैं, जो फैमिली तक को ख़त्म कर दिया इन्होंने। तो मैं ये मान नहीं सकता कि अगर ईमानदारी से ये चाहें तो गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं हो सकती कि मॉब लिंचिंग जिस तरह हो रही उन्हें सज़ा ना दी जाए। तो ये तो सब पूरा ढकोसला है जो कुछ किया जा रहा है। नहीं, मैं बशीर भाई ने बातें कह दी, मैं तो खाली ये कह रहा था कि न तुम बदले न दिल बदला, न दिल की आरज़ू बदली, मैं कैसे एतबार इनकलाब आसमां कर लूँ। ये जो लोग मिल्लत के नुमाइंदे बन के वहाँ पर जाते हैं, वो अपने आप को भी जलील कर रहे हैं और पूरी कम्युनिटी को जलील कर रहे हैं। और मुझे अफसोस इस बात का है कि वो जब जाते हैं हर उसमें, अभी जैसे उन्होंने कहा इसमें कि एक ही उसकी औलाद है DNA, तो उन्होंने फ़ौरन उसमें कुरान कोट कर दिया। कुरान और हदीस को इतनी जल्दी बीच में ले आते हैं। अरे सियासी बातें सियासी कीजिए, आप खुद को भी जलील कर रहे हैं, पूरी कम्युनिटी को जलील कर रहे हैं। बाकी तो बातें बशीर भाई, अदीब भाई ने कह दी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।